हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ से चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं और हमको ये जानना भी ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं ना। तो जो पिछली क्लासेस हैं उनमें हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनमें वेरिएबल की डिग्री होती है 1। तो एग्जांपल लेके समझते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो लीनियर इक्वेशन की बात करें तो अगर 1 वेरिएबल की बात करें तो 1 वेरिएबल में भी हमने पढ़ी है, 2 वेरिएबल में भी पढ़ी है। तो विद 1 वेरिएबल का अगर एग्जाम्पल लें तो हो सकता है हमारा x + 1 = 0, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल। और लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री कितनी है हमारी 1, ठीक है। और अगर देखें तो y के फॉर्म में देखें तो y + 3 = 0। तो ये y वाली हमारी इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा y, इसकी डिग्री भी कितनी है 1। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल भी पढ़ी है आपने। तो 2 वेरिएबल में कोई भी 2 वेरिएबल ले लीजिए। ये हो गया x + y = हम ले लेते हैं 3, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा था जिसमें हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी लेकिन विद 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दोनों की डिग्री कितनी है 1। तो हो गई लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी है वो 1 वेरिएबल में पढ़ी है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा ax² + bx + c = 0। इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा x, विद 1 वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल रहेगा, लेकिन इसमें डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, यहाँ पर कितनी है 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की, तो वो हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने आपको समझाया था क्लास 10th में, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, लीनियर इक्वेशन में 1 होती है, और इसके अलावा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया x² + 1 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री है 2। तो जहां पर वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 रहे तो वो हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब मान लीजिए हमको बोला जाता है इसके रूट्स फाइंड करिए। तो रूट्स हम फाइंड करना हमको आता ही है। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे भी हम इसका जो रूट्स है वो फाइंड कर लेते हैं। दूसरी चीज कि अगर हमको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स ये चीज भी आपने पढ़ी थी क्लास 10th में ही। अब ये चीज मैं आपको इसलिए दोबारा से एक बार बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये क्यों समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स भी आपने पढ़ा है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या फाइंड करते थे? हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डी का फॉर्मूला होता था b² - 4ac। इसी पे हमारे नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड करता था। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब आपके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होता था? 2 रियल रूट्स, ठीक है ना। क्लास 10th में पढ़ा है आपने ये, ठीक है। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो = 0 आ जाता था, तब क्या होता था? हमारे इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा <0 आ जाता था तो होता था नो रियल रूट्स। ओवरऑल बोला जाए तो आप यहां देखें, इस कंडीशन में 2 रियल रूट्स हम फाइंड कर लेंगे, इस कंडीशन में रियल रूट्स फाइंड करेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे दोनों, लेकिन इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं नो रियल रूट्स। तो जब ये जो कंडीशन आ जाती है तब रियल नंबर सिस्टम में रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपने देखा होगा तो आप या तो आपके 2 रियल रूट्स आ जाएंगे, कोई भी रियल नंबर, -3 √2, इस तरह से कोई भी नंबर, जो भी आपका रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, चैप्टर 1 पूरा था आपका। इसके अलावा क्लास 11th में भी चैप्टर 1 में मैंने आपको किसी एक वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में बताया,
ठीक है। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, दो पार्ट, मेन पार्ट में डिवाइड होते हैं। देन इसके अलावा इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो इस कंडीशन में भी हमारे दो रियल रूट्स आ जाएंगे, इस कंडीशन में भी हमारे रियल रूट्स आ जाएंगे, लेकिन इक्वल। बट इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नो रियल रूट्स। तो इस कंडीशन के लिए ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू रूट्स फाइंड करते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कि जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तब क्या कंडीशन होती है हमारी, नो रियल रूट्स, है ना। तो जब ये जो कंडीशन होती है, ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, इसमें क्या आ रहा है, नो रियल रूट्स, मतलब कि रूट्स जो भी रहेंगे वो नो रियल रहेंगे, यानी रियल नहीं रहेंगे। इसमें भी रियल रहेंगे, इसमें भी रियल रहेंगे, लेकिन इसमें रियल नहीं रहेंगे। तो जब रियल ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर सिस्टम में ये वाली जो थर्ड वाली कंडीशन है ये तो आपकी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह की कंडीशन के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू हमारे रूट्स फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इतनी बात आगे समझ में कि हमारे लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ चुके हैं। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स में ये वाली कंडीशन में तो आप रियल रूट्स फाइंड कर लेंगे, लेकिन थर्ड वाली कंडीशन में नो रियल रूट्स है। तो इस कंडीशन में जो रियल नंबर सिस्टम है उससे तो पॉसिबल नहीं है इसके रूट फाइंड करना। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उन्हीं के थ्रू हम ये थर्ड वाली कंडीशन के रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसीलिए अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके नो रियल रूट्स रहेंगे, उनके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से, ठीक है। बात आगे समझ में। और रियल नंबर्स तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लास 10th में भी मैंने पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया था। इसके अलावा क्लास 11th में भी फिर भी मैंने आपको चैप्टर 1 में एक बार पूरी तरीके से समझाया था कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि जितना भी पूरा नंबर सिस्टम है ये पूरा का पूरा हमारा रियल नंबर सिस्टम ही है, जिसके अंदर हमारे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये हमारे आते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसी के अंदर मैं आपको इस एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो ये है डेफिनेशन, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers is defined to be a complex number। तो यहाँ पर इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, मतलब ए की प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है, बी की प्लेस पर भी कोई भी नंबर आ सकता है, और a प्लस आई बी इस फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ए की प्लेस पर भी एक रियल नंबर आएगा, बी की प्लेस पर भी एक रियल नंबर आएगा, और इस तरह से ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये पूरा का पूरा हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल z से, तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब इसमें एक चीज है कि इसमें एक पार्ट होता है आपका रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी। रियल पार्ट मतलब कि ऑब्वियसली रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो a है ये आपका है रियल पार्ट, और अगर इसको हमको डिनोट करना हो तो हम इसको इस तरह से करेंगे, आर ई मतलब रियल पार्ट, और किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर ई जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक। ये क्या होता है हमारा ए, या आप यहां पर लिख लीजिए रियल पार्ट, ठीक। और जो आई बी होता है इसमें जो बी रहेगा ये रहेगा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे आई एम, लेकिन इमेजिनरी पार्ट है किसका, ये वही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट रहेगा हमारा बी, ठीक है। तो डिनोट किस तरह से करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये मैंने आपको बता दिया
कि आर ई जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, आई एम जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम ए और बी हमने डेफिनेशन में देखा ये रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन इन दोनों में अगर हमको बोला जाएगा कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो क्योंकि बी के साथ यहाँ पर क्या है आई, इसलिए ये रहेगा इमेजिनरी पार्ट, और ये पूरा होल नंबर है हमारा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ए है सिंगल, तो ए है तो ये रहेगा हमारा रियल पार्ट। ठीक है, और अगर बात करें ए और बी की कि ये कौन से नंबर हैं, तो ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन पार्ट की बात करें, इसमें रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट है बी। इतनी बात आ गई समझ में। अब मैं इसी से आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड करना बताऊंगी। ठीक है, और एक चीज और कि यहां पर जो आई है इसकी वैल्यू क्या है, ये यहां पर इस पे मेन चीज है कि वैल्यू ऑफ आई, इसको जनरली बोलते हैं आयोटा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आई बोलकर ही चलूंगी ना, तो वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू होता है अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको आ गई समझ में कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होती है, ए प्लस आई बी, हमेशा इसी फॉर्म में जो रहेंगे वही रहेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ए भी हमारा रियल नंबर है, बी भी हमारा रियल नंबर है। लेकिन अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो क्योंकि बी आई के साथ है इसलिए इमेजिनरी पार्ट है, और ए आई के साथ नहीं है इसलिए ये हो गया रियल पार्ट। और यहाँ पर जो आई है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको सिर्फ समझा रही हूं मैं। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली वही हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में इसको सॉल्व कर रही हूँ, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। सो अब यहाँ से ए बी सी तो डायरेक्ट आप लिख ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है ए, मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो हमारा ए तो हो गया 1, बी एक्स के साथ होता है बी, बट यहाँ पर एक्स वाला टर्म नहीं है तो बी तो 0 हो गया और सी हो गया 1। तो यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी तो है ही नहीं, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर 0 -4, ए की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू -4 1 -4। तो जो डी की वैल्यू है वो आई है लेस देन 0, क्योंकि देखें नेगेटिव वैल्यू तो 0 से छोटी होगी, तो जब लेस देन 0 आई है मतलब इसके रहेंगे नो रियल रूट्स। तो इसके रूट्स ऑब्वियसली रियल नंबर सिस्टम में तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो हम यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। तो जनरली हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा, ये प्लस का 1 इक्वल्स टू कुछ तरफ जाएगा, हो जाएगा -1। ठीक है, देन एक्स इक्वल्स टू ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, इक्वल्स टू कुछ तरफ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो अब क्या करें, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू को अभी तक आपने सॉल्व ही नहीं किया है। ठीक है ना, तो जब भी रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ गई मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ गई वो चीज, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो हमारा आयोटा होता है यानी आई की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर -1 है, इसको हम क्या लिख देंगे, आई। तो यहाँ पर लीजिए हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके नो रियल रूट्स थे वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और आई यहाँ पर आपका रियल नंबर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का आपका क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनके नो रियल रूट्स होते हैं, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू उनके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में आपको अच्छे तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जो आई है हमारा उसको हम थोड़ा सा और समझेंगे, पावर ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ आई की बात करें तो जैसा कि इतना चीज तो आपने पढ़ लिया है कि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, इतना तो आपने अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मान लीजिए कि मैं बोथ साइड स्क्वायर करती हूँ, आई पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया,
मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आई की वैल्यू तो ये है, बट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, देन इस स्क्वायर से इसका रूट हो जाएगा कैंसिल, मतलब कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। ठीक है, अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत लगनी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आई क्यूब की बात करते हैं। तो आई क्यूब को आप देखिए, सबका समझाने का तरीका अलग है, हो सकता है मेरा कुछ और हो, आपका समझने का तरीका कुछ और हो, या फिर कोई और आपको समझाए तो वो एक अलग तरीका हो जाए। तो अब आई क्यूब चाहिए हमको। ठीक है, तो आई क्यूब को आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, आई की भी वैल्यू पता है, तो आई स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, आई क्यूब को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और आई ब्रेक कर दिया, आई की डिग्री 2, आई की डिग्री 1, 2 + 1 3। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और आई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर -1। ठीक, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -1 तो हो जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं -i। ठीक है, चाहते तो इस i की वैल्यू आप नहीं भी पुटअप करते तो i एज इट इज रहता और आई स्क्वायर हो जाता -1, तो ये आ जाएगा -i। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो i की वैल्यू आपको पता ही थी, आई स्क्वायर मैंने समझा दिया, आई क्यूब समझा दिया। ठीक है, और अगर आई क्यूब समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं यहाँ समझा रही हूँ, देखिए ये रहा आई क्यूब। ठीक है, बात आ गई समझ में। मैंने इसको ब्रेक कर दिया आई स्क्वायर और आई में, क्योंकि आई की डिग्री 2 और आई की डिग्री 1, तो 2 + 1 3। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये जो आई स्क्वायर था इसकी वैल्यू मैंने पुटअप करी -1, और आई को एज इट इज रहने दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा -i। ठीक है, बात आ गई समझ में। इस तरह से हमारा आई क्यूब आया। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यू रख दी और डायरेक्ट इस तरह से भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, आई की डिग्री 4। तो ये तो और ज़्यादा सिंपल है। आई की डिग्री 4 मतलब देखो 2 है -1, तो -1 × -1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली +1, तो कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, आई की डिग्री 4 को आप इस तरह से ब्रेक कर लें, आई स्क्वायर आई स्क्वायर। हम इस तरह से ब्रेक इसलिए करें क्योंकि जिनकी वैल्यू हमको पता है वो उसी में हम ब्रेक करेंगे, है ना। तो आई स्क्वायर × आई स्क्वायर, क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, आई स्क्वायर कितना फाइंड किया था हमने -1, तो ये -1, एक और आई स्क्वायर -1। अब ये चीज़ तो सिंपल है कि माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, मतलब आई की डिग्री जो 4 है उसकी वैल्यू होती है +1। ठीक है, और आगे समझ लेते हैं आई की डिग्री 5। तो अब कोशिश हमको ये करना है कि भाई 4 से कुछ अलग ब्रेक हो जाए, क्योंकि आई की डिग्री 4 का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो हमने क्या किया, इसको आई की डिग्री 4 अलग कर लिया और आई की डिग्री 1 अलग कर लिया। ठीक, मतलब 4 + 1 ऑब्वियसली 5। ठीक, तो आई की डिग्री 4 कितना हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये तो आई ही आएगा। ठीक, बात आ गई समझ में। एक और समझ लेते हैं, आई की डिग्री 6, तो इसको हम वही आई की डिग्री 4 में ब्रेक कर लिया, आई की डिग्री 2 में ब्रेक कर लिया। अब आई की डिग्री 4 की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये क्या हो गया 1। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 × -1 -1। बस इस तरह से चलना है। तो पावर ऑफ आई इस तरह से काम करता है कि मेन आई की वैल्यू है -1, अब आई स्क्वायर चाहिए था तो ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो -1 आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। देन क्यूब को मैंने आपको इस तरीके से भी समझाया और ये भी समझा दिया कि आई क्यूब था, इसको स्क्वायर और 1 में हमने ब्रेक कर लिया, 2 + 1 3। आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता थी -1, आई उठाया एज इट इज रखा, तो -1 × आई -i। ठीक, इसी तरीके से आई की डिग्री 4, तो 2 और 2 में ब्रेक कर लिया, आई की डिग्री 2 -1, आई की डिग्री 2 -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। ठीक, तो आई की डिग्री 4 की वैल्यू होती है +1, देन 5, देन 6। इसी तरीके से समझ लिया आई की डिग्री 4 1, 4 + 1 5, और यहाँ पर 4 + 2 6, और वैल्यू पुट अप करके इनको फाइंड कर लिया। तो ये जो पावर ऑफ आई है ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे आप जितना बढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको आगे जब आप क्वेश्चन करें तो आपको उनमें बीच बीच में कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। तो अभी इसमें और भी बचा हुआ है समझाने के लिए एक्सरसाइज करने से पहले। हालांकि एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये आपके हमेशा काम आने वाली है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर हुआ तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है इसमें जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।